सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? हम यह बात कर रहे थे कि सेल्स क्या थी और परचेजेस क्या थी। हमने देखा था कि भाई सेल, कोई भी बिजनेस कोई भी आइटम बेचता है, जिस चीज़ का वो कारोबार करता हो उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान बेचूंगा अपनी शॉप से, वो सब क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। और अगर वही सामान मैं किसी फैक्ट्री से, किसी कंपनी से परचेज करूंगा तो मैं उसको परचेजेस बोलूंगा, ऐसा ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, लेकिन मैंने अब एक बाइक भी ली है, लेकिन बाइक चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में नहीं आती, मैंने ली तो ऑफिस यूज के लिए है, लेकिन मैं उसको परचेजेस नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मैं सेल नहीं करता हूँ, ऐसा है ना। मैंने गाड़ी भी ली है, डिलीवरी ट्रक भी लिया है, मैंने कहा डिलीवरी करवाऊंगा मैं, जो बंदा मेरे पास आएगा, लेकिन वो डिलीवरी ट्रक मैं एज अ सेपरेट एसेट ट्रीट करूंगा, मैं उसको परचेजेस नहीं बोलूंगा। परचेजेस किसको बोलूंगा? जिस चीज़ का मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है। और सेल भी मैं उसी चीज़ को बोलूंगा जिस चीज़ का मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार का मतलब होता है योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपको हर जगह वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ही है कि वो चीज जिस चीज का आप कारोबार करते हैं, सिंपल। ठीक हो गया बेटा? तो हमने देखा था कि अगर हम कैश सेल्स करेंगे, और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हर अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम कितने अकाउंट हिट होंगे? 2। कम से कम 2 अकाउंट हिट होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमने कैश सेल्स करी, तो यहाँ पे 2 अकाउंट हिट हुए। एक तो सेल्स हुई, वो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। एक क्या आया? कैश आया। अच्छा, सेल होना का मतलब सेल बढ़ गई, सेल के आगे मैंने प्लस लिख दिया। और कैश भी मेरे पास आया, तो कैश भी मेरे पास बढ़ गया, तो कैश के आगे मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। अच्छा, क्रेडिट सेल्स क्या थी? कि सामान बेच दिया था, पैसा नहीं लिया था। तो जब सामान बेच दूंगा तो सेल्स तो हो गई, प्लस हो गया। अच्छा, पैसा लेना बाकी है, तो ये हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके आगे ही मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट परचेज क्या थी? उधार पे लूं सामान, तो सामान उधार पे लिया, तो सामान तो आया ना मेरे पास, तो मैं क्या प्लस किया मैंने? परचेजेस, परचेजेस प्लस हो गई। अच्छा, पैसे नहीं दिए थे, तो अकाउंट्स पेएबल क्या हो जाएगा? वो भी प्लस हो जाएगा, ऐसा ना। लायबिलिटी बढ़ रही है ना मेरे ऊपर। अच्छा, फिर इसके बाद कैश परचेज की थी, तो इसका मतलब क्या? परचेज तो हुई, परचेज प्लस हो गई, परचेज का सामान बढ़ गया। और चूंकि कैश मेरे पास से चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आती ही नहीं आती? अच्छा, मुझे बताओ एसेट क्या होता है? जल्दी से रिवाइज करते हैं, एसेट क्या होता है? सर, जहां 3 कंडीशंस फुलफिल हो, बोलो बोलो, शाबाश, मुंह से बोलो। जहां 3 कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, बोलो, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। सेकंड, जिसकी क्या हो? यूजफुल लाइफ भी हो। और थर्ड, वो क्या हो? कंट्रोलेबल भी हो। तो जहां पर ये 3 चीजें फॉलो होंगी, वो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। इक्विटी क्या होती है? ओनर की खुद से की हुई इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। कि ओनर का जाती पैसा, ओनर का जाती माल कितना लगा हुआ है, जो उसने खुद लगाया है, वो क्या कहलाती है? इक्विटी कहलाती है। अच्छा, एक चीज होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ, जो ऐसा ऑब्लिगेशन जो आपने पास्ट में कोई हरकत की थी, लेकिन उसका बर्डन आज भी ऊपर है आपको, और आपको वो सेटल करना है। जैसे लोन पेएबल, यूटिलिटी पेएबल, सैलरी पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। तो पेएबल जिसके साथ भी आएगा, दैट बिलोंग्स टू लायबिलिटीज कॉलम, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने एक चीज और देखी थी, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या था? देखो लिखा हुआ सामने, एसेट था, ठीक है। और एसेट में भी कौन सा एसेट था? ये करंट एसेट था। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का ऑल्टरनेट नाम क्या है? डेटर्स। डेप्टर्स नहीं है, ये बी साइलेंट है। क्या है? डेटर्स। और डेटर्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड डेटर्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल क्या था? लायबिलिटी था। और लायबिलिटी का कौन सी लायबिलिटी है? ये करंट लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेएबल का ऑल्टरनेट नाम क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड क्रेडिटर्स। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों के या नहीं आ रही? तो 3 अकाउंटिंग के हेड्स हम पढ़ चुके हैं।
चौथा अकाउंटिंग का हेड पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू। हेडिंग डालो अपने पास, रेवेन्यू। तो लिखना कि रेवेन्यू is the amount of sales made during a year। रेवेन्यू क्या है? सेल्स का अमाउंट, जो भी आप सेल करते हैं उसमें जो भी आपका अमाउंट जमा होगा पूरे साल का, वो क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बात को याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस दो तरीके के हैं। एक वो बिजनेस जो कि सर्विस इंडस्ट्री है, और एक वो बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक रेवेन्यू है, ऐसा है ना, हमारे इंस्टीट्यूट की भी एक रेवेन्यू है। लेकिन हम तो कुछ बेचते तो नहीं है। कोई चीज़ बेचते हैं? नहीं बेचते। क्या बेचते हैं? नहीं ना, हम बेचते तो नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कोई सामान मैन्युफैक्चर करते हो और फिर उसको सेल आउट करते हो। तो हम बिलोंग्स करते हैं सर्विस इंडस्ट्री से। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू जमा होगा वो कहाँ से आएगा? बोलो। और भाई फीस से आएगा ना, जो आप फीस दोगे वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा ना। आ रही बात समझ में? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि खुद कुछ सामान प्रोड्यूस करें और फिर बेचें। जैसे मिसाल के तौर पर गुल अहमद क्या करती है? कपड़ा बनाती है, कपड़ा बेचती है। ठीक है ना। जे डॉट क्या करती है? कपड़ा बनाती है, कपड़ा बेचती है। ठीक है। या मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कोई भी चीज़ बनाती हो, फॉर एग्जांपल टाइल्स की कंपनी है, टाइल बनाती है, सेल आउट करती है। सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह का सामान होता है, वो बनाते हैं, वो बेचते हैं, तो दैट इज बिलोंग्स टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा बेटा? उनकी सेल्स से आएगा। तो वहाँ वर्ड यूज़ करेंगे सेल्स। आ रही है मेरी बात समझ में? तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं कि टोटल बिजनेस ने कितना पैसा कमाया खर्चों के अलावा। टोटल कितना कमाया, खर्चों की बात अभी नहीं हो रही कि भाई मैंने 50 लाख का सामान बेचा था तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी? 5 मिलियन की हो जाएगी। ठीक है, मतलब टोटल मैंने सामान कितने का बेचा है? 5 मिलियन का बेचा है, तो ये मेरी सेल्स कहलाएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों के? तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं? आपके सेल्स का जो अमाउंट होगा पूरे साल का, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू दोनों तरीकों से हो सकते हैं। अगर सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करेगा तो वहाँ पे जो फीस वगैरह होगी, कंसल्टेशन फीस, डॉक्टर होता है ना यार, डॉक्टर क्या बेचता है? डॉक्टर मेडिसिन बेचता है। ओ भाई डॉक्टर कुछ नहीं बेचता है, डॉक्टर सिर्फ सर्विस बेचता है। मेडिसिन तो मेडिकल स्टोर वाला बेचता है। आप जाओगे डॉक्टर को, फीस होगा किसके लिए? बुखार हो रहा है, दवाई लिख दें, वो दवाई लिख देगा आपको। तो ये क्या कर रहा है? उसको सर्विस दी है ना, आपको कंसल्टेशन की पैसे दिए। या आप लॉयर के पास जाते हो, हैं? लॉयर क्या बेचता है? कुछ भी नहीं बेचता, सर्विसेज देता है वो। तो आपको सामान तो कोई नहीं बेच रहा ना वो। तो इन सब चीज़ों में क्या आएगी? जो उनकी फीस होगी वो उनका रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है। और जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर शान के मसाले आते हैं, वो क्या करते हैं? मसाला बनाते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से KNS वालों की चिकन के सामान आता है सारा, तो वो सब क्या है? वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं कि वो चीज़ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं?
सेल आउट करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास रेवेन्यू हेड डाल के रेवेन्यू को नोट कर लीजिएगा। फिर हम सेकंड हेड के ऊपर चलते हैं, एक्सपेंस। हाँ बेटा समझ में आ रहा है रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? चलें बेटा, तो बताओ व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस क्या है? अकाउंटिंग वाले से पूछते हैं पहले। हाँ इंटर कॉमर्स, मुंह दिखाओ अपने अपने, बताओ जरा। खर्चा है, सही बात है। वो मुंह छुपा रहा है अपना। अबे भाई इंटर कॉमर्स किया तो मुंह छुपाने वाली बात कौन सी? एनीवेज, तो हर खर्चा हमारा एक्सपेंस नहीं होता, इस बात को याद रखना। देखिए बहुत से लोग सिंपल बोल के निकल जाते हैं कि खर्चा, हर खर्चे को हम एक्सपेंस नहीं बोलते। किस खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं? बताता हूं, लिखो, द अमाउंट विच बिजनेस स्पेंड टू मेक profit is known as एक्सपेंस। तो हर वो अमाउंट जो कि बिजनेस के लिए किया जाए, बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाए, सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, वो सब क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर भाई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करी है और प्रोडक्ट की लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अब मैं एक एजेंसी को हायर करता हूँ, बोलता हूँ भाई एड वेड बनाओ इसके ऊपर और मार्केट पर चलाओ, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टीवी के ऊपर। तो वो क्या है जो एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो सब क्या था? वो तब एक्सपेंस था। क्यों? क्योंकि वो किस लिए कर रहा हूँ? ताकि मेरा बिजनेस को प्रोमोट मिले, ठीक है। यहाँ हम कोई भी ऑफर लगाते हैं तो ऑफर की जब भी एडवर्टाइजमेंट होगी तो वो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? ताकि मेरा बिजनेस चले। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर मैंने जो अपना ऑफिस लिया हुआ है, वो ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो रेंट की है, ठीक है। हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो एक बैंक में जॉब करते हैं, तो उनके बैंक ने एक बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर्स ऑक्यूपाई करे, 2 फ्लोर्स लिए, एक हमेशा 5th फ्लोर लिया, एक 6th फ्लोर लिया। तो उन्होंने अपना हेड ऑफिस उसके अंदर बनाया था बैंक वालों ने। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस 2 फ्लोर का जो रेंट है वो 72 लाख रुपए जाता था। 7.2 मिलियन पर मंथ रेंट था उन 2 फ्लोर्स का। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो बैंक जो वो रेंट पे कर रहा है, क्या वो एक्सपेंस होगा या नहीं होगा? आप देखो ना, हेड ऑफिस किस लिए कर रहा है काम? वो हेड ऑफिस क्यों बनाया है? ताकि कस्टमर्स की सारी डीलिंग जो है वो वहां से हो सके। वहां बैठ के तो कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना कोई, यार भाई हेड ऑफिस इसलिए बनाया कि यहाँ पर मूवी शूवी देखेंगे, यहाँ पे गेम वेम खेलेंगे, फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं ना। वो किस लिए? बिजनेस के लिए बनाया था। तो वो जो रेंट हम दे रहे हैं 7.2 मिलियन का, दैट इज नोन एज आर रेंट एक्सपेंस। ऐसा है या नहीं है ना बेटा? अच्छा यूटिलिटी का बिल भी तो आएगा ना फिर, तो वो क्या कहलाएगा? यूटिलिटी एक्सपेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों को सैलरीज प्रोवाइड करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो जब हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं तो वो भी तो एक एक्सपेंस हो गया या नहीं हो गया? सैलरी एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये सोचो ना, हम सैलरी क्यों देते हैं लोगों को? मैं बंदे क्यों हायर करूंगा?
ताकि वो मेरे प्रॉफिट कमाने में मेरी हेल्प आउट करें, है भाई, प्रॉफिट कमाने में। इसीलिए बंदा एम्प्लॉय रखता है ना, या एम्प्लॉयज को फ्री में रख लेता, बोलता है आजा बेटा चल, ऐसी फालतू पैसे तुझे देता रहूंगा मैं, नहीं ना। एम्प्लॉय क्यों करता है हायर, एम्प्लॉयर इसीलिए हायर करता है ताकि वो मेरे प्रॉफिट कमाने में मेरी मदद करे। तो जब मैं उनको सैलरी दूंगा तो वो भी प्रॉफिट कमाने की नीयत से था, तो दैट इज नोन एज सैलरी एक्सपेंस। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हर वो खर्चा जो कि बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाए, सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाए, वो सब क्या कहलाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई दुबई के अंदर, हमने 3-4 बंदे यहाँ से दुबई भेजे, 5 स्टार होटल में रहे, 6 स्टार होटल में रहे, 3-4 दिन उन्होंने वहाँ पे खूब अय्याशी करी, खूब पैसा उड़ाया। वापस आया दुबई से, 40 लाख रुपए का बिल हो गया उस ट्रिप का। और वो किस लिए गए थे, बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। क्या ये 40 लाख रुपए हम एक्सपेंस में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? आप ऑब्जेक्टिव देखो कि वो लोग किस लिए गए थे दुबई, बिजनेस मीटिंग के लिए। अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए गए होते तो फिर तो मैं एक्सपेंस नहीं लेता ना उसको। आ रही मेरी बात समझ में? वो किस लिए गए थे, बिजनेस मीटिंग के लिए, ताकि वहां पर मीटिंग हो, बिजनेस बढ़े हमारा दुबई में बिजनेस फैले। तो जब बिजनेस के लिए गए थे तो वो सारा का सारा अमाउंट हम किसके अंदर डालेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ, अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई बंदा अपनी फैमिली भी साथ ले गया, भाई मालिक था, बिजनेस मीटिंग के लिए तो गया ही गया, साथ में 10 लाख रुपए में अपनी फैमिली को भी खर्च करा दिया, 50 लाख रुपए का बिल बना दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि 40 लाख रुपए हम एक्सपेंस में काउंट करेंगे और 10 लाख रुपए उसने अपने फैमिली पे खर्च करें, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। वो एक्सपेंस थोड़ी था यार, वो तो फैमिली लेके जा रहे हो ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो किस में काउंट होगा, वो जो ओनर ने अपनी जाती फैमिली के ऊपर खर्च कर दिए पैसे। बिजनेस तो पैसे तो बिजनेस के थे, असल में आ रही है, पैसे किसके थे, बिजनेस के। टोटल 50 लाख रुपए खर्च करवा दिया भाई, 40 लाख रुपए चलो मीटिंग में खर्च हो गए, बाकी 10 लाख रुपए किस पे खर्च हो गए, फैमिली पे खर्च होगा। तो वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। क्यों देना थोड़ी है मैंने किसी को पैसा, पैसा तो मैंने खर्च कर दिया, देना थोड़ी है, देना बाकी है तो लायबिलिटी है ना, देना थोड़ी बाकी है किसी का। वो क्या कहलाएगा, जो ओनर ने अपनी पर्सनल फैमिली के ऊपर खर्च कर दिए है, उसको अकाउंटिंग के ज़माने में बोलते हैं हम ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मतलब ये वो पैसा है जो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर दिया है और पैसा बिजनेस का था। तो अगर ओनर बिजनेस के पैसे से कोई अपनी पर्सनल चीज़ खरीदता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। आ रही है वहाँ बड़ा बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भाई आगे बढ़े, कोई मसला परेशानी? मुझे बताओ रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, नई बात सुनने में आई है। हाँ, पूरे साल में जो भी बेचा उसका टोटल अमाउंट आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, इररिस्पेक्टिव के खर्चा कितना किया। खर्चा नहीं सोच रहे, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि टोटल सामान कितने का बेचा भाई, ठीक है। अच्छा एक्सपेंस किसको बोलते हैं, वो खर्चा जो कि आपने बिजनेस कमाने के लिए किया, प्रॉफिट कमाने के लिए किया, सेल्स बढ़ाने के लिए किया, दैट इज योर एक्सपेंस। तो फिर इनकम क्या है? फिर इनकम क्या है? इनकम ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस से पैसा निकाला और पर्सनल चीज़ों पे खर्च कर दिया। आपके पर्सनल चीज़ों की हम अकाउंटिंग तो नहीं करते हैं ना, या करते हैं? नहीं करते हैं, हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर बिजनेस से ओनर कोई अमाउंट निकाल के अपना पर्सनल खर्चा कर देता तो दैट इज़ योर ड्राइंग्स। उसका हेड नाम है, उसका ड्राइंग्स यूज़ करेंगे, उसका नाम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इनकम क्या होती है?
अब आप बोलो भाई इनकम भी आमदनी होती है ना, तो फिर रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू भी भाई सेल्स क्या है? सेल्स भी आमदनी है ना, या नहीं है? हैं? तो मैं कौन सी इनकम, पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं? मैं भी तो बिजनेस की इनकम की बात कर रहा हूं ना। हाँ भाई, अब एक बच्चा सोचता है भाई यार इनकम और रेवेन्यू सेम तो है, एक ही बात है। तो इनकम और रेवेन्यू एक बात नहीं है। आओ देखते हैं कि इनकम किसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि इनकम किसको बोलते हैं। तो द अमाउंट which is left over after deducting all expenses from revenue है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। भाई मिसाल के तौर पे इधर देखो, मैंने सेल्स करी थी कितने की? 50 लाख रुपए की। याद है ना, अभी ऊपर सेल हमने कही थी, लिखी थी 50 लाख रुपए की सेल। अच्छा, उसके ऊपर हमने जो खर्चा किया वो 20 लाख रुपए किया। अकाउंटिंग में माइनस करने का फॉर्मेट ये है कि नीचे वाले अमाउंट को लिख के ब्रैकेट में डाल देंगे तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। सही है, हम 50 लाख में से 20 लाख को क्या कर रहे हैं? माइनस करें, तो इसलिए 20 लाख को मैंने नेगेटिव ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, और ये हम एक लाइन लगा देंगे, इसका मतलब आप बैलेंस निकालेंगे। तो मेरे पास कितने बचे बेटा? 30 लाख रुपए बचे। तो दैट इज माई इनकम विच इज यू ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा बात समझ में आ रही है? मुझे मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे। महाम और वरुण था क्लास में। जी भाई, क्या बात क्लियर होती है या नहीं होती है भाई? आओ समराइज करते हैं। रेवेन्यू क्या था? बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, ओ महाम बता रहा हूँ जी। रेवेन्यू क्या था बेटा? टोटल सेल्स। बिजनेस ने टोटल कितना पैसा कमाया, खर्चा कितना किया, कितना बचा, ये नहीं, बिजनेस ने कमाया कितना, दैट इज योर रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या है? प्रॉफिट बनाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो भी काम खर्चा किया जाए वो सब 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 क्या कहलाता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस कहलाता है। तो सर इनकम किसको बोलते हैं? इनकम बोलते हैं आपके प्रॉफिट को। देखो मिसाल के तौर के ऊपर मैंने टोटल रेवेन्यू कमाया था 50 लाख रुपए, और उस रेवेन्यू कमाने के लिए जो मैंने खर्चे करे, सैलरी दी, रेंट दिया, ये दिया, सब कुछ काम मैंने जो किया वो 20 लाख रुपए का किया था। तो जब 50 लाख में से 20 लाख रुपए निकाल दूंगा तो नेट जो प्रॉफिट आया मेरी जेब में वो कितना आया? 30 लाख रुपए। इन शॉर्ट रेवेन्यू के ऊपर मेरा हक नहीं है। जो रेवेन्यू मैं कमा रहा हूं उसके ऊपर मेरा राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से अभी एक्सपेंसेस जाने, जो प्रॉफिट बचता है वो मेरी अपनी ओन पॉकेट के अंदर आता है। तो 50 लाख रुपए मेरी पॉकेट में नहीं आए थे, 20 लाख रुपए का तो खर्चा था, मैंने देना था। मेरी अपनी ओन पॉकेट में कितना आया? जो मेरी इनकम थी, जो मेरा प्रॉफिट था, वो क्या था? 30 लाख रुपए का। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इनकम का मतलब क्या होता है कि जब रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस निकाल दोगे तो जो अमाउंट आपका बचेगा वो क्या कहलाता है? इनकम कहलाएगी या प्रॉफिट कहलाएगा। हम बात क्लियर हो गई बेटा? अच्छा एक चीज और, मैंने आप लोग को एक चीज बताई कि अगर अकाउंटिंग में हमने कोई नंबर माइनस करना होगा तो हम उसको नीचे लिख के उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इसका मतलब माइनस होना है। ठीक है, और जब बैलेंस निकालना होगा तो एक लाइन लगाऊंगा, प्लस माइनस करके बैलेंस लिख दूंगा। मैंने नीचे 2 लाइन लगाई हैं, देखो। तो दिल चाह रहा होगा तो आपने एक और लाइन लगा दी
और नहीं भाई, अकाउंटिंग में इसका ही मतलब है, इसका मतलब यह है कि अब मैं इसके नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 2 लाइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन बस फुल स्टॉप हो गई, अब इसके ऑनवर्ड कोई कैलकुलेशन नहीं आनी। आ रही बात समझ में? यहाँ पर कैलकुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। तो जब भी अकाउंटिंग में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी तो नीचे वाली लाइन डबल डाल देंगे हम लोग। क्लियर होती है बात? ठीक है। अच्छा आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। कोई बताएगा क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल इक्विटी प्लस ऐसे था ना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब देखो करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, सबसे टेक्निकल काम। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने लिखूंगा, ठीक है। उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ के हमें ये सेंस करना होगा, ये ऑब्जर्व करना होगा कि इनमें कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। मैंने कहा था ना कम से कम 2 अकाउंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो अब ट्रांजैक्शंस में लिखता हूँ, पहले कॉपी करूँ, फिर उसके ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर उनका इफेक्ट आ रहा है, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई? करना क्या है, क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले देखा कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कौन से प्लस हो रहे हैं, कौन से माइनस हो रहे हैं, कौन से दोनों माइनस हो रहे हैं, कौन से दोनों प्लस हो रहे हैं। या तो दोनों अकाउंट होंगे प्लस होंगे, या दोनों अकाउंट्स माइनस होंगे, या तो एक प्लस हो रहा होगा एक माइनस हो रहा होगा। देखो हमने देखा था ना जब हम यहाँ पर सेल्स और परचेस कर रहे थे तो दोनों अकाउंट प्लस भी हो रहे थे, एक प्लस भी हो रहा था एक माइनस भी हो रहा था, ऐसे ना। तो अभी हमने ये पढ़ के देखना होगा कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर हेड आ रहा है, ठीक है। तो आओ मैं टाइप करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करो। हैं माइक्रो से हटा दूँ? ये तुम लोग की ना फरमाइशें ख़त्म नहीं होती क्लास में, हैं? दिखाई नहीं दे रही है, अब दिखाई दे रहा है, हैं? और थोड़ा सा बड़ा कर दे, कर दे, अब सही है, हैं? Show the following question. Show the accounting equation on the basis of following transactions.
जल्दी से नोट डाउन कर लें फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। तब तक माइंड में जिन्होंने कर लिया है खुद रीड करें और चेक करें कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। हो गया भाई, करा कॉपी किया, डन। अब सुकून से देखो सिर्फ कहानी, बस देखिए लिखा हुआ है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है। अब हमने ये समझना है सबसे पहले कि इनमें कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, वो इसके साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि बबलू कमेंस बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000। आपको ये पढ़ने के बाद क्या लगता है कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर हिट आएगा? उसने कैश इन्वेस्ट किया है बैंक में बिजनेस में लाकर, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। एक तो कैश का अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, कैश का अकाउंट एसिड अकाउंट है नेचर में, सही है। और ये किसकी इन्वेस्टमेंट है? ओनर की। तो जो भी ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विटी, ऐसा ना। तो कैपिटल बोल देंगे। और ये क्या है कि कौन सा नेचर है? इक्विटी नेचर है इसका। आ रही है मेरी बात समझ में है या नहीं? भाई देखो ना, बिजनेस में पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो जब पैसा इन्वेस्ट किया तो कैश आया, लिख दिया मैंने कैश। कैश का नेचर क्या है? एसेट नेचर है, मैंने एसेट का ए बना दिया ताकि मुझे आसानी रहे, ठीक है। फिर चूंकि ये ओनर की खुद से इन्वेस्टमेंट थी तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल का क्या है? इक्विटी है, तो मैंने ई लिख दिया उसके आगे, ठीक है भाई। माहम बेटा, अबिया, माहम, अदनान, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़े जरा, अब बताएं खुद से कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर हेड आ रहा है। नहीं अदनान, गलत। एसेट्स कौन से एसेट्स हैं भाई? मोटर व्हीकल लेके आ रहा है, हैं? तो मोटर व्हीकल क्या है? एसेट है। तो सबसे पहले तो एक तो मोटर व्हीकल के ऊपर हेड आ रहा है, और मोटर व्हीकल का नेचर है एसेट। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? इन्वेस्टमेंट है ना। किसकी इन्वेस्टमेंट है? ओनर की। जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होगी उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंस। और कैपिटल मतलब इक्विटी नेचर, ऐसा। क्या ये बात समझ में आती है ऑनलाइन बेटा सबके? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब बताओ चलो थर्ड, फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर और कैपिटल, ये दो पे हेड आ रहा है।
और फर्नीचर जो है आपके पास क्या नेचर रखता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, एसेट नेचर रखता है। और चूंकि ये ओनर की खुद से इन्वेस्टमेंट है तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, साथ में हम लिख देते हैं इक्विटी का ई। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है बेटा? खास तौर पे तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इब्राहिम, ओके चलो, क्या लिखा हुआ है? बबलू परचेज गुड्स अमाउंट। गुड्स का मतलब क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम गुड्स किसको बोलते हैं? जिसका हम बिजनेस करते हैं ना, उसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अकाउंट्स पेबल तो आएगा। और मैंने कहा था कम से कम 2 हेड यूज होते हैं, 2 से ज़्यादा भी यूज हो सकते हैं, कम से कम 2 होते हैं। ऐसे करो, बेटा परचेज कर रहा हूं मैं, ये वही हो गया बेटा, क्या सामान भी तू ही दे, उल्टा पैसे भी तू दे, रिसीवेबल है। एसेट बढ़ेंगे ना, कौन सा एसेट बढ़ेगा भाई? गुड्स, जो हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, गुड्स को मैं क्या नाम लिखा था? अभी पीछे पीछे डिस्कस कर लिया था। गुड्स को क्या बोलते थे? परचेजेस। और परचेजेस बोलो या इन्वेंट्री बोलो, एक ही बात है। क्या बोलो? परचेजेस बोलो या इन्वेंट्री बोलो, एक ही बात है। तो भाई सामान में ले रहा हूं, मतलब इन्वेंट्री में खरीद रहा हूं, तो इन्वेंट्री का नेचर क्या है? एसेट नेचर है। तो एक तो मेरे पास क्या आ रहा है? इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है? क्या मैंने इसके पैसे दे दिए? देने बाकी हैं, बाकी देने बाकी हैं। तो मैंने कहा था बेटा कि वो सामान जो बिजनेस में यूज होता हो, उसके पैसे अगर देने बाकी हो तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स पेबल बोलते हैं, ऐसा? तो मैं लिखता हूं कि अकाउंट्स पेबल पे हेट आ रहा। और अकाउंट्स पेबल क्या नेचर रखता है? लायबिलिटी नेचर है, तो एल बना देंगे इसके आगे, ऐसा? किसी को कोई मसला? यहाँ पे इन्वेंट्री वाला एक पॉइंट नया आया है, तो याद रखना, गुड्स बोलो, परचेजेस बोलो, या अच्छे अल्फाज में उसको इन्वेंट्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है बेटा? अदनान और महम ऑल ओके यहां तक? चलें जी, आ जाओ, अब पढ़ो। लिखा हुआ है बबलू विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का तो अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या बोलते हैं अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज करे तो? ड्राइंग्स बोलते हैं। एक तो ड्राइंग्स के ऊपर हटाया, एक और किसके ऊपर हटाया? कैश के ऊपर हटाया ना भाई, वो कैश ले गया ना यार। तो एक तो कैश के ऊपर इफेक्ट आएगा, कैश क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो कैश के ऊपर इफेक्ट आया, मतलब एसेट के ऊपर इफेक्ट आया, और एक आया ड्राइंग्स के ऊपर इफेक्ट, ठीक है? अच्छा सर, ड्राइंग्स के आगे आपने लिखा नहीं कि ये एक्सपेंस नेचर है, इक्विटी नेचर है, लायबिलिटी नेचर है, ये क्या है? नेचर तो मैंने लिखा नहीं। देखो एक बात को याद रखना, ओनर जितनी भी इन्वेस्टमेंट खुद करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और ओनर जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर लेके जाएगा, बिजनेस से लेके जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। ड्राइंग्स क्या है? कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब अपोजिट नेचर रखने वाला है। मतलब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इक्विटी बढ़ती है, और ओनर ड्राइंग्स करेगा तो कैपिटल इक्विटी कम होगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ड्राइंग्स, या ऊपर ही लिख देते हैं, कहां गया? पर्सनल यूज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, और शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट नेचर वाला अकाउंट।
ठीक है। हाँ बेटा लिखा। तो ड्राइंग्स क्या है? ओनर इक्विटी का अपोजिट कॉन्ट्रा अकाउंट है। क्या बोलोगे? किसका? ओनर्स इक्विटी का। और कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? अपोजिट। ओनर इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी बढ़ती है। ओनर ड्राइंग्स करेगा, इक्विटी कम हो। बस खत्म हो गई बात। ऐसा ही है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। पढ़ो, अब पढ़ो फिर एफ पढ़ो। हाँ भाई बबलू, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। एक तो गुड्स आया, तो गुड्स से क्या आ गया? इन्वेंट्री आ गई। एक तो इन्वेंट्री के ऊपर हेड आएगा। इन्वेंट्री बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तो इन्वेंट्री के ऊपर हेड आया। इन्वेंट्री का मतलब एसेट के ऊपर हेड आया। और किस पे ऊपर हेड आया? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाली है, ऐसा है ना। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाली है ना, तो ये क्या आ जाएगा? ड्राइंग्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सबके? है बेटा ऑनलाइन? अदनान का आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, महाम का आंसर आ रहा है। महाम बेटा ऑल ओके आज तक? देखो अभी पिक करने में हो सकता है 5% 10% एफर्ट्स लगें, या ये नई चीज़ आ गई, ये नई चीज़ आ गई, ये नई चीज़ आ गई, लेकिन आएंगी क्योंकि नई नई चीज़ें सीख रहे हो ना अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए पहली दफ़ा पढ़ लो अकाउंटिंग। तो एक दफ़ा यूज टू हो जाओगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी। चलो ओके अदनान, वेरी गुड। आगे आगे पढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा है? हाँ भाई क्या क्या आएगा? कह रहे 90,000 का सामान 1,90,000 ने बेच दिया। अब क्या होगा फिर? हाँ, एक तो आएगा अकाउंट रिसीवेबल, जो कि क्या नेचर रखता है? एसेट नेचर रखता है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल के साथ आएगी सेल्स, ठीक है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल किसके साथ आएगा? सेल्स के साथ आएगा। और सर वो जो 90,000 रुपए का सामान भी तो कम हो गया भाई। 1,90,000 आए, ठीक है, आ गए, लेकिन वो जो 90,000 का सामान भी तो कम हुआ है या नहीं हुआ? तो वो इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? वो इफेक्ट किसके ऊपर आएगा भाई? बात समझे। 1,90,000 का सामान बेचा, सेल्स करी 1,90 की, अकाउंट से बिल भी आ गया 1,90 से, ठीक हो गया, लेकिन साथ में इन्वेंट्री में से 90,000 कम हो गए, तो इन्वेंट्री के अकाउंट के ऊपर हिट नहीं आया या आया? बोलो भाई, इन्वेंट्री के अकाउंट के ऊपर हिट आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अच्छा, सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर है। तो साथ साथ मैं इसमें लिखता हूं कि इसमें इन्वेंट्री के ऊपर भी हेड आया, मतलब एसेट के ऊपर अगेन हेड आया। तो 3 अकाउंट्स के ऊपर हेड आ रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? हैं? देखो सेल्स कर रहा हूं, बोलो कर रहा हूं, कर रहे हो। जब सेल्स कर रहे हो तो एक तो सेल्स आ गई, ठीक है, पैसे नहीं मिले, एक तो अकाउंट से बिल आ गया, सही है ना, क्योंकि क्रेडिट पे दिया है। और साथ साथ सामान भी कम हो गया, तो जब सामान कम हो गया तो इन्वेंट्री के ऊपर भी हिट आ गया, 3 अकाउंट्स के ऊपर हिट आ गया। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कि बबलू ने 15,000 रुपए के बिल पे कर दिए, बिल पे कर दिए 15,000 रुपए के, तो क्या कैश के ऊपर इफेक्ट आया नहीं आया? आया सर। 15,000 रुपए से कैश कम हो जाएगा, इसके मैं यहाँ लिखता हूँ। एक के ऊपर कैश के ऊपर इफेक्ट आया, एसेट के ऊपर, ओके। और एक्सपेंस के ऊपर भी आया ना, एक्सपेंस आया ना 10,000 रुपए, तो यूटिलिटी एक्सपेंस में लिखता हूँ इसको,
देखो ना 10,000 रुपये के बेटा बिल थे, ऑफिस से बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक बिल आएगा आपके पास जो कि एक्सपेंस नेचर का होगा, ई से इक्विटी आ जाएगा तुम्हारे ध्यान में, तो ई एक्सपी लिख देता हूँ उसको मैं। और किसके ऊपर हेड आया? ड्राइंग्स के ऊपर आया, पर्सनल यूज आ गया ना। बात समझ में आई है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आखिरी की 2 ट्रांजैक्शन मैंने जानबूझ कर थोड़ी सी रखी नहीं ताकि उसमें 3 अकाउंट के ऊपर आपका इफेक्ट आए, तो अकॉर्डिंगली सोचो। कोई मसला? ऑल ओके? अब मुझे एक बताओ, इसमें एसेट कितने हैं टोटल? अब तक कितने एसेट हिट हो रहे हैं? डबल काउंट मत करना, कुछ डबल काउंट भी आ रहे होंगे। देखो ना, कैश कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा आ रहा है। एक ही दफा काउंट करोगे। इन्वेंट्री 2 दफा आ रहा है, एक ही दफा काउंट करोगे। रिसीवेबल, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा लायबिलिटी कितनी आ रही है? लायबिलिटी कितनी आ रही है? एक। इक्विटी कितनी आ रही है? कितनी दफा आ रहा है इक्विटी? मतलब इक्विटी का इफेक्ट कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा आ रहा है? देखो ना, कैपिटल कितनी दफा हिट हो रहा है, और फिर ड्राइंग्स में भी तो कैपिटल ही हिट होगा या नहीं होगा? ड्राइंग्स कहाँ से कहाँ जाएंगी? ड्राइंग वो भी तो कैपिटल में ही जाएंगी, हैं? आ जाओ फिर करते अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाते हैं कि किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से हम प्लस माइनस करेंगे। अब ये बैठो सुकून से देखो, आ जाओ, शाबाश, बहुत फोकस के साथ। अच्छा जी, पहले तो एक तो कैश के ऊपर हेड आ रहा था, ठीक है बेटा, और एसेट काउंट करते हैं, कैश के ऊपर हेड आ रहा था, और सेकंड ट्रांजैक्शन में किसके ऊपर हेड आ रहा था? मोटर व्हीकल लिख देते हैं, मोटर व्हीकल यहाँ पर, ओके। और किसके ऊपर हेड आ रहा था? ठीक है, और आओ अभी देख लेते हैं ना, ये कहाँ गया? हाँ भाई, कैश, फर्नीचर, फिर इन्वेंट्री आ गया, सही है। इन्वेंट्री के बाद किसके ऊपर हेड आ रहा था प्यारे बच्चों? कैश का, तो कैश का ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, इन्वेंट्री ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर हेड आ रहा था। ठीक हो गया? ये क्यों बंद हो गया है? या फटाफट से भाग के जाओ, बुला के लेके आओ जल्दी। ऑनलाइन वालों की सांसें रुक गई होंगी, पता नहीं चल भी रही है नहीं चल रही क्लास में, खाली साथ उन्हीं से कनेक्ट है। अच्छा, रिसेबल के बाद क्या था? रिसेबल के बाद फिर कैश है,
है, पता नहीं है, चलते चलते बंद हो गया भाई अभी। लायबिलिटी के कितने हेड है? एक ही अकाउंट्स पेबल लिख लेता हूँ मैं, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, और फिर कैपिटल है डायरेक्ट, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये वाले सारे अकाउंट किससे बिलोंग करते हैं? एसेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है? और ये ओनर्स इक्विटी से बिलोंग करता है। सही हो गया भाई? अच्छा जी, चलें अब थोड़े से अमाउंट वाइज हम इसको करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और इंसानों वाला बना दूं। यहाँ सीरियल नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना भाई। चलें जी, सीरियल नंबर 1, पहली वाली ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे बताएं, पहले वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर एक तो कैश आया था, कितने का? 80,000 का। तो मैं कैश में कितने लिखता हूँ बेटा? 80,000 लिख देता हूँ, सही है, ओके। साथ साथ चूंकि ये ओनर की इन्वेस्टमेंट थी तो 80,000 का अमाउंट आपका यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं आई? ओनर की इन्वेस्टमेंट थी ना, तो कैश पे भी आया और साथ साथ 80,000 रुपये कहाँ भी आ गया, ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस रहे। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ना। अच्छा, क्या इस केस के अंदर यहाँ कोई इफेक्ट आया फर्नीचर पे? बोलो, क्या इफेक्ट आया? फर्नीचर, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सब पे 0 आ गया। आ रही मेरी ना बात समझ में आप लोगों को, ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज प्लस लायबिलिटी। अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर किन दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा था? मोटर व्हीकल के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। मोटर व्हीकल कितने का था? 1,90,000। तो अब मोटर, सेकंड उस पर आ जाता हूँ मैं। मोटर व्हीकल डाला था हमने 1,90,000 का, ठीक है। अच्छा, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट आया था? नहीं है बेटा। जूम स्क्रीन दिख रही है मतलब? अच्छा, भी रुको, ये साइड कर ले फिर करते हैं। अभी क्या नजर आ रहा है? अरे यार, ये अकाउंटिंग क्लास में क्या मसला है?
साथ साथ किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था? कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आ रहा था है? हाँ भाई, तो पहले ट्रांजैक्शन में किसके ऊपर इफेक्ट था? कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। तो हमने किया ये कि हम यहाँ आ गए थे और हमने कैश में भी 80,000 लिख दिए थे और इसके साथ साथ हमने कहाँ पर कैपिटल में भी 80,000 लिख दिए थे। बाकी सारे अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी उसमें मोटर व्हीकल और कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आ रहा था 1,90,000 से। तो हमने किया ये था कि मोटर व्हीकल के ऊपर देखो 1,90,000 रुपये यहाँ पुट कर दिए थे, बाकी किसी अकाउंट पे हिट नहीं आया और यहाँ पर 1,90,000 का इफेक्ट आ जाएगा। आ रही है बात में? तो इक्वेशन देखो अभी तक क्या चल रही है? बैलेंस चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन के ऊपर, थर्ड एंट्री के ऊपर है। अब जो थर्ड पे क्या था? फर्नीचर था और कैपिटल था। फर्नीचर भी बढ़ रहा था और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, फर्नीचर वाले कॉलम में लिख देते हैं कितने हज़ार? 80,000 आ गया ये आपका 80,000 रुपये, ठीक है। और इसके साथ साथ किसका बढ़ा? ये कैपिटल इंक्रीज हो गया था 80,000 रुपये से। इसके अलावा बाकी कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं आया। और यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक हो गया भाई, आगे मूव करें। अच्छा, इसके अलावा जो फोर्थ हमारे पास थी वो क्या थी? इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल। ओके, तो एक तो इन्वेंट्री कॉलम में आ जाऊंगा। कितने की थी इन्वेंट्री बेटा? 1,90,000 की, 1,50,000 की, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल था तो अकाउंट्स पेबल भी आपका 1,50,000 से आ जाएगा। आ गया भाई। इसके अलावा यहाँ भी कुछ नहीं था। यहाँ भी कुछ नहीं था और यहाँ भी कुछ नहीं था, ठीक है भाई। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? 150 वाली ट्रांजैक्शन हो गई। अब बताएं पर्सनल यूज वाली ट्रांजैक्शन। कैश के ऊपर हिट आया और ड्राइंग्स के ऊपर। कैश बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। ओके, आ जाओ। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन के ऊपर कैश हो जाएगा कम, कितने से? 15,000 से। 15,000 से कैश कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो और कहाँ पर इफेक्ट आएगा है बेटा? कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आएगा। कैपिटल में भी ये अमाउंट कम हो जाएगा या बढ़ेगा? हैं? बढ़ेगा। क्यों भाई? इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, निकालने से तो कम होता है ना। ये पैसा उसने निकाला था। ट्रांजैक्शन पढ़ो, पढ़ो ट्रांजैक्शन, ये वाली ई वाली ट्रांजैक्शन पढ़ो। हाँ, तो पैसा निकाला है ना उसने। जब पैसा निकाला तो कम होगा बढ़ेगा? कम होगा ना। तो इसका मतलब मैं कैपिटल में आकर यहाँ पर, कैपिटल में आकर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ? 15,000 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि आपकी इक्विटी और लायबिलिटी का जो कॉलम है ना वो सेम चलना चाहिए और एसेट का कॉलम सेम चलना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर एसेट साइड के ऊपर जो अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट इक्विटी में आए या तो लायबिलिटी के अंदर आए, ठीक है। प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो, ताकि हर ट्रांजैक्शन आपकी क्या रहे? बैलेंस रहे, ठीक है। आ जाओ फिर, अब पढ़ते हैं हम इसकी सिक्स ट्रांजैक्शन। अब सिक्स ट्रांजैक्शन पढ़ो, ये वाली। ऑनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज अमाउंटेड टू ₹8,000। बोला इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट आएगा। इन्वेंट्री बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। और ड्राइंग्स हैं
तो इक्विटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। अमाउंट अमाउंट है, ठीक है, और इक्विटी भी क्या हो जाएगी? 8000 से कम हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक हो गया, यहां कोई इफेक्ट नहीं आया। ओके, चलो 7 ट्रांजैक्शन देखते हैं। 7 ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? ये वाला। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। बबलू सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 फॉर 190,000 ऑन क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, पैसा कितना लेना है मैंने? 190। अकाउंट सेबल कितने से आएगा है भाई? कितने का सामान था? 90,000 का। कितने का बेचा? 1,90,000 का। रिसीवेबल कितना है मेरा? 90,000 या 1,90,000? और भाई बेचा कितने का है? 1,90,000 का। तो पैसा लेना कितना है? 1,90,000 रुपये। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कहाँ गया भाई? अकाउंट रिसीवेबल कितना आएगा? 1,90,000। ऐसा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अकाउंट रिसीवेबल के साथ साथ इन्वेंट्री कम हुई नहीं हुई है? इन्वेंट्री कम नहीं हुई। 90,000 रुपये का सामान कहाँ से बेचा है? कम हो गई ना? 90 इन्वेंट्री 90,000 रुपये से कम हो गई ना? तो एसेट में इन्वेंट्री में आता हूँ मैं, और यहीं पर मैं 90,000 रुपये कम भी कर देता हूँ। ऐसा ही है। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितना आया? 1,90,000 से प्लस में आया, इन्वेंट्री गई 90,000 से माइनस में। टोटल एसेट के ऊपर नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है? एसेट के ऊपर नेट इम्पैक्ट कितना है? 1,00,000 का। प्लस में ना, मतलब एसेट में 1,00,000 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। भाई मुझे एक बात आओ ना, 90,000 का सामान जब 1,90,000 का बेचा है, तो ये 1,00,000 रुपए जो आया, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? है? प्रॉफिट कहलाएगा ना, रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। रेवेन्यू तो 1,90,000 रुपए। जब रेवेन्यू में से 90,000 रुपये आप सामान के निकाल दोगे तो 1,00,000 रुपए बचेंगे। 1,00,000 रुपये आपका क्या है? प्रॉफिट। मुझे बताओ, अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो वो कौन बर्दाश्त करता है? मालिक। तो प्रॉफिट होगा तो वो भी कौन लेके जाएगा? ओनर। ओनर का अकाउंट कौन सा है यहाँ पर? ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं? 1,00,000 रुपए हम प्लस कर देते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? ताकि ये दोनों इम्पैक्ट करके क्या हो जाएंगे? इन दोनों का इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? 1,00,000 एसेट में ऐड हो जाएगा, और वहां पे जाके हमने ओनर इक्विटी के अंदर प्रॉफिट का 1,00,000 रुपए ऐड कर दिया। अगर यही नुकसान होता तो ओनर की इक्विटी में से जाके माइनस कर देते। बात समझ में आई? नहीं आई? आ रही है? ओके। इस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0। ओके मेरा भाई, आओ आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, लास्ट ट्रांजेक्शन कितना कैश गया? कैश कितना गया? 15,000 रुपये। तो इसका मतलब मैं कैश में से 15,000 रुपये कर देता हूं माइनस। होगा कैश में से 15,000 माइनस। ओके, फिर क्या हुआ? एक्सपेंस है, और ड्राइंग्स भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस किसका? ओनर का। तो ड्राइंग्स भी तो ओनर की थी। तो मतलब ये दोनों अकाउंट के 15,000 कहाँ जाके माइनस होंगे? कैपिटल में से जाके माइनस होंगे। भाई एक्सपेंस का पैसा भी अकाउंट से माइनस होगा ओनर के, ऐसा ही है ना? और जो वो वाला पैसा है आपका, कौन सा वाला? ड्राइंग्स वाला, वो भी ओनर कैपिटल से माइनस होगा। दोनों 15,000 वहीं जाके मैंने माइनस कर दिए, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब बाकी अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट आया? नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अब आओ करते हैं टोटल।
मुझे एक बात बताओ, 80,000 था, $50,000 बचा। भाई 80,000 था, 15,000 एक गए, 15,000 एक गए, बैलेंस कितना बचा? 50,000। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोटर व्हीकल में कोई प्लस माइनस हो रहा है अकाउंट में ऊपर से नीचे तक, तो देखना 1,90,000 ही आएगा, आगे 1,90,000 रुपये। ठीक है। फर्नीचर के ऊपर कुछ प्लस माइनस नहीं है, कितना आया? इन्वेंट्री के ऊपर कितना प्लस माइनस है? करो करो करो, वैसे करो हैं। 1.5 लाख में से 98,000 निकालो। 52,000 चेक करते हैं, 52,000 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है 52,000। अकाउंट सिविल में कुछ है या नहीं है? आ गया। लायबिलिटी में कुछ है या नहीं है? आ गया। अब इक्विटी निकालो, इक्विटी निकालो, क्या बनता है? प्लस माइनस करो। हम्म, 4 लाख 4,12,000। ठीक है, आओ देखते हैं। अब आप सीन चेक करें। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं टोटल एसेट्स देखूं अपने, इक्वल्स टू हाँ प्यारे बच्चों, मुझे था टोटल एसेट्स, इन सबको प्लस करके आएंगे, इसमें प्लस करेंगे इसको, प्लस करेंगे इसको, प्लस करेंगे इसको और इसको। टोटल एसेट्स कितने गए मेरे पास? 5,60,000। अच्छा, लायबिलिटी कितनी की? लायबिलिटी तो एक ही है ना, है इक्विटी। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है नहीं होती? इन दोनों को ऐड करो, कितना बनता है? देखो नीचे सम लिखा नहीं नजर आ रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? प्लस करो ना, चलो प्लस करो, लायबिलिटी और इक्विटी को प्लस करो, कितना बनता है? एसेट कितने आ रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? अगर कहीं भी हमने मसला किया होता तो अकाउंटिंग इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, इसका मतलब फिर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फिर हम अपने पास यहाँ सवाल में भी आंसर में यहाँ ले आते, फिर आप एक साथ कॉपी कर लीजिएगा बेटा सुकून से। ठीक है,
कॉपी कर लें बेटा।